अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान के अवाम वोट का हक कब इस्तेमाल करेंगे? इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से बज़ाहिर जनवरी के आखिरी हफ्ते का वक्त दे रखा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये दिली तमन्ना है कि मौसम की सख्ती के बायस जनवरी में इंतखाबात ना हो। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की है और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है, जिस पर मियाँ साहब ने उन्हें यह जवाब दिया है कि वो इस बाबत पार्टी से मुशावरत करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी के सामने भी मौलाना ने अपनी ये ख्वाहिश रखी है और पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? दूसरी बात यह कि एतजाज़ एहसन और सेनेटर फरतुल्लाह बाबर इंतखाबात वक्त पर ना होने की बातें कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी के अंदर भी इंतखाबात के वक्त के हवाले से कोई तकसीम है? क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर जिम्मेदारों को पार्टी खदशात से आगाह किया है? बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम कब शुरू कर रहे हैं? इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, मौलाना साहब ने इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से शहबाज शरीफ साहब से, नून लीग से तो हिमायत मांग ली है। पीपल्स पार्टी से अगर इस पर कोई बात की जाती है तो पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल होगा इस पर? देखिए, पार्टी रद्द-ए-अमल इंडिविजुअल्स को तो बयान नहीं करना चाहिए, ना ही मैं कर सकता हूँ। वो तो पार्टी का अगर कोई इशू आता है तो उस पर पार्टी की मीटिंग होती है, वहाँ बैठ के डिस्कशन के बाद ही मौक़िफ़ आता है या शॉर्टेस्ट टाइम में क़यादत उस पर फैसला करती है। लेकिन मेरी राय में पीपल्स पार्टी आइन की मुद्दत पे बात कर रही है। हम तो 90 दिन में इंतखाब की बात कर रहे थे। 90 दिन में अगर मुमकिन नहीं हुए तो हमने इलेक्शन शेड्यूल मांगा था कि जब इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात की थी तो हमने शेड्यूल मांगा था कि आप शेड्यूल दे दीजिए। उस पे पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ उस पे अपनी जगह कायम है। हम किसी डिले के बिल्कुल हक में नहीं हैं, ना हम उसको मुल्क के लिए बेहतर समझते हैं, ना आईनी तौर पे ऐसा मुमकिन है। जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है, हाँ, पाकिस्तान में कोई 5-7 हल्के ऐसे होंगे जहाँ पे बर्फबारी के इम्कान है, लेकिन बर्फबारी तो अप्रैल तक जाती है। तो बर्फबारी की वजह से वैसे भी सारे हल्के में तो नहीं, लेकिन हल्के काफी हिस्सों में ये होता है कि वहाँ वोटिंग स्लो हो जाएगी। जिंदगी तो जारी होती है ना, वहाँ पे जिंदगी की मामूलात जारी होती है, तो वोटिंग जरा स्लो होगी, थोड़ी होगी। इस बुनियाद पे इलेक्शन डिले करना ये पॉसिबल नहीं है। मैं इसको एक और रंग में बयान कर देता हूँ कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के थोड़ा अर्सा पहले मुल्क के किसी हिस्से में तूफान आ जाता है, फ्लड आ जाता है किसी हिस्से में, या खुदा न खास्ता वहां कोई जल्जला आ जाता है, कोई ऐसी नागहानी आफत पड़ती है कि कुछ इलाकों के अंदर उस आफत की वजह से इलेक्शन का अमल मुतासर हो जाता है। तो क्या पूरे मुल्क के अंदर ये अमल रोक दिया जाएगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। जी, अच्छा कायरा साहब, आपको नहीं लगता, आप एक पॉलिटिकल कारकुन है, आपको नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान का कि ये मूव कि वो इलेक्शन को डिले करवाने के लिए खा किसी भी प्रिटेक्स्ट पे वो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जा रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि वो आपके पास भी आए, लेकिन बहरहाल वो तो जब आएंगे उससे सूरत हाल वाज़े होगी। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में इलेक्शन को बाकायदा डिले करने की कुछ एक तहरीक पैदा हो रही है? देखिए, ये डिस्कशन साइडलाइंस पे गपशप में इस तरह शको शुबहात की हद तक तो बात मौजूद है। मुझे कोई लॉजिकल रीजन नजर नहीं आती, मुझे कोई बुनियाद नजर नहीं आती, मुझे कोई आईनी तरीकाकार नजर नहीं आता। लिहाजा मैं तो जनवरी से बियॉन्ड सोचता ही नहीं। अच्छा, लेकिन मौलाना फजल रहमान जिस अंदाज से कह रहे हैं, और वो अपनी कैलकुलेशंस कह रहे हैं कि 35 हल्के ऐसे होंगे कौमी असम्बली के जहां इलेक्शन नहीं होगा। अगरचे मैं नहीं समझता कि 35 का नंबर ठीक है। मैं आप वाले नंबर का, कल राना साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में यही फिगर्स दिए। जी, मेरे ख्याल में पूरे पंजाब के अंदर शायद 1 या 2 हल्के, आधा हल्का मरी का, आधा जी, अच्छा, और इसी तरह कोई डीजी खान में शायद ऊपर थोड़े से एरिया में बर्फबारी होती है, बाकी पंजाब के इलाके तो बर्फबारी में नहीं होते। केपी का भी, पाटा का कुछ इलाका, एक्सपाटा का जी, और कुछ इलाका चित्राल का और दीर का जी, और एबटाबाद की एक सीट है जगहों पे जी। एबटाबाद में बर्फ बहुत कम होती है। एबटाबाद के गर्दोनवा में हाँ वो 2-3 हल्के बनते हैं। मैंने गलत सवाल
ऊपर समीर मकाम साहब का जो हल्का है ये इलाके जी या कागान नारायण के, यहाँ बर्फ पड़ती है बिलाशुबा, लेकिन बर्फ मैंने इसके फिर अप्रैल तक पड़ती रहती है। जी तो इसका मतलब है आप इसको 4-5 महीने डिले करना चाहते हैं तो नो। इन हलकों के अंदर भी स्लो जरूर इलेक्शन हो जाएगा, वहाँ वोटिंग रेशो जरा कम हो जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बुनियाद पे इलेक्शन डिले हो सकते हैं। कारा साहब, आपकी पार्टी का एक मौकिफ था कि अगर इलेक्शन में डिले होता हुआ नजर आया या कुछ डिले हुआ तो हम अदालत में जाएंगे। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात भी करें तो 90 दिन के अंदर भी शेड्यूल अब दे भी दिया जाए तो बात 90 दिन से आगे चली जाएगी। अब क्या आप समझते हैं, क्या आपकी पार्टी अदालत में जाने की तैयारी कर रही है सुप्रीम कोर्ट में? मैंने कहा ना जी कि पार्टी का फैसला तो मेरे पास नहीं है अभी तक जी। कि मैं उस पर सर्टेनिटी से बात करूं। बट डू यू थिंक द लेकिन टाइम ये हैज कम? बात बहरहाल अपनी जगह, लेकिन ये बात अपनी जगह तय है कि हमारा मौक़िफ़ आईन और कानून के मुताबिक था, आज भी है, लेकिन उसके मुतबादिल भी एक मौक़िफ़ है, और उस मौक़िफ़ में इलेक्शन कमीशन ने और बाकी जमातों ने उस मौक़िफ़ के साथ खड़ी हो गई हैं। सो अगर उस मौक़िफ़ को मान लिया जाए तो यही हमने कहा था ना कि इलेक्शन कमीशन डेट दे दे, कल भी शेड्यूल दे दे। कल भी इलेक्शन कमीशन में एक मीटिंग थी जो इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक है उसके हवाले से, तो उसमें भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में सब मेंबरान की, उन्होंने तमाम जमातें उसमें शामिल थी, उनको एश्योर कराया कि इलेक्शन हम जनवरी में करा रहे हैं, इलेक्शन जनवरी में होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन में साबका जो कमजोरियां, कमियां, कहतरियां हुई वो न हो, और आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैक्सिमम हम एड्रेस करें, हम आपको एक बेहतर इलेक्शन देंगे। ये बात वहाँ पे उन्होंने रीएश्योर की। तो मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती जब तक कोई सॉलिड रीजन ना आए। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से ही कमर जमान कायरा साहब, लोग कह रहे हैं, फरहतुल्लाह बाबर साहब ने गुज़श्ता रोज ये कहा कि उन्हें इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। आपकी पार्टी के अंदर लोगों में क्यों ये इस तरह की कंफ्यूजन पाई जा रही है, या उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ये कंफ्यूजन बहुत सारी जगहों पे है, ये मीडिया के अंदर है, ये सोशल मीडिया के अंदर है, ये स्पेकुलेटिव। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो शेड्यूल, ये बात दुरुस्त है कि शेड्यूल एक खास वक्त पे आता है, हल्का बंदियों की अभी अपीलें हो रही हैं, फिर फाइनल हो जाएगी, उसके बाद शेड्यूल आएगा। लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जनवरी का आखिरी हफ्ता कहा है, इसको भी इस स्पेकुलेशन को खत्म करने के लिए या इस जो एक शकूक व शुबहात के बादल है इनको साफ करने के लिए उनको टेंटेटिव एक शेड्यूल दे देना चाहिए। कायरा साहब, आपकी पार्टी को ये शिकवा रहा और जो जाहिर है पब्लिक डोमेन में आ गया कि PMLN एक ऐसी पार्टी है जिसको सपोर्ट समहाउ मिल रही है या वो फेवरेट्स में है, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब कुछ और है, जबकि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के लिए कुछ और है। आप ही की पार्टी के इजलास में ये तय किया गया कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब मामलात को सेटल करेंगे। ये बताइएगा, क्या वो मामलात सेटल हो चुके हैं और क्या आपके ख्याल में PMLN आज भी उसी दर्जाए मुनासबत पर फायज है सिस्टम के अंदर जहां पहले थी? हबीब साहब, आपके सवाल से मुताल्लिक जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने पहले मीडिया में भी बयान करते रहे, लेकिन जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर इसको एट लेंथ डिस्कशन की गई और फिर जनाब आसिफ जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया गया कि वो अप्रोप्रिएट लेवल पे इस मामले को उठाएं, उसके बाद ये पार्टी का फैसला है कि जब तक जरदारी साहब हमें इस पे पार्टी को ब्रीफ नहीं करते, अभी इस पे हमें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है तो वही हमारा जवाब है। हाँ, अब जल्द चंद दिनों में ही इंशाल्लाह पार्टी की मीटिंग होगी जिसमें जरदारी साहब हमें पार्टी को इस पे जवाब देंगे और फिर इस पे हम आपको ज्यादा बेहतर ब्रीफ करेंगे। अच्छा, फरहतुल्लाह बाबर साहब ये भी कह रहे थे कि 9 मई के वाकयात को जमहूरियत और सियासी जमातों की आज़ादी कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? ये उनकी जाती राय है, जमात की राय तो नहीं है। अच्छा। हाँ, हम ये कहते हैं, बिल्कुल मेरी जाती राय ये है कि किसी बंदे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिसके ऊपर कानून की कोई कदगन लग रही है, कानून को मतलूब है, तो उसको चाहिए कि बजाय इसके वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करे, वो कानून को अपने बेगुनाही का सबूत दे, जवाब दे और वो अदालत से अपने आप को बेगुनाह कराए। किसी हुकूमत को, किसी एहलकार को, किसी इदारे को
मां सिवाय अदालत के फैसले के और कोई रास्ता नहीं है कि आप किसी फर्द को, किसी जमात को, उसके किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप किसी अमल से या किसी हक से महरूम करें। कायरा साहब, आप क्या समझते हैं कि मुल्क के अंदर अब इंतखाबात होंगे, एक बात चलती है कि शायद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए इम्कानी तौर पे, अगर वो इलेक्शन जीतते हैं, या कोई और भी बन सकता है, लेकिन हम स्पेसिफिकली नवाज शरीफ साहब की बात करें। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर सदाकत और अमानत में कमी का इल्ज़ाम लग चुका हो और इस डिक्लेरेशन को फाइनलिटी हासिल हो चुकी हो, क्या आपके ख्याल में आपकी पार्टी ऐसे शख्स की वजारत उज़्मा को सपोर्ट करेगी? देखिए हबीब साहब, इशू ये है कि आपने कानून और आइन के मुताबिक चलना है जी। आइन के तहत, कानून के तहत मियां नवाज शरीफ साहब पे अगर कोई इल्ज़ाम है तो वो मुल्क में जब दाखिल होंगे वो अदालतों की मर्जी से होंगे, अदालत की इजाज़त से होंगे और वो कानून का सामना करेंगे। अगर उनको सजा हुई है उसकी अपील होगी, जो भी उनका प्रोसीजर है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बगैर तो वो उस प्रोसेस में नहीं चल सकते। कायरा साहब, ये तो है इल्जाम की बात, मुल्क में दाखिल होते हैं, नहीं ये तो इल्जाम की बात है। वो मुल्क में आते हैं जी, तो उनको पहले तो एक इजाजत चाहिए ना आरजी, कि अगर उन्होंने जलसा गाह में जाके जलसा करना है तो पहले तो उनको अदालत से वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हुआ है, अदालत के सामने अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा और अदालत से टेम्परेरी परमिशन ही सही वो लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद का अमल जो है वो क्योंकि एक केस में कन्विक्टेड थे और कैदी के तौर पे बाहर गए हैं, लिहाजा उनको अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा। उनकी कोई अपील है या उनकी कोई रिव्यू है व्हाटसोएवर, तो उसके ऊपर कोई अदालत उनको इजाजत देगी तो वो इलेक्टोरल प्रोसेस में जा सकेंगे, वरना तो जा ही नहीं सकते। जा नहीं सकते तो वजीर आजम नहीं बन सकते। और अगर अदालत उनको इजाजत दे देती है कि वो इलेक्शन लड़े, वो अदालती प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस में जाए, तो फिर वो मेंबर अगर बन गए तो फिर उनको वजीर आजम बनने का, अगर उनके जमात के पास अक्सरियत हुई, फिर उनको बाहर तो नहीं किया जा सकता। नहीं कायरा साहब, मैं तो उस डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूं जिसके मुताबिक 62(1)(f) के तहत कहा गया कि अब नवाज शरीफ साहब सदाकत और अमानत के तय करदा पैमाने पर पूरे नहीं उतरते। देखिए इस तरह के फैसलों को हबीब साहब हम पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं। ये मशकूक किस्म के फैसले थे। इस तरह के फैसले गिलानी साहब के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए, लिहाजा इन फैसलों की कोई हैसियत नहीं है और वो अपनी मुद्दत भी गुजार चुके। और कायरा साहब, पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम कब से शुरू कर रही है? पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जब इलेक्शन का शेड्यूल होगा तब शुरू होगी। इलेक्टोरल जो प्रेपरेशंस हैं जमात के अंदर, अपनी मीटिंग्स, जो टिकट्स के फैसले हैं या जो टिकट की स्क्रूटनीज है, वो प्रोसेस जमात ने शुरू किया हुआ है। बिलावल साहब ने सेलेक्टिवली टूर किया था, लेकिन अभी जल्द इंशाल्लाह वो एलेबोरेटेड टूर पाकिस्तान का शुरू करेंगे। लेकिन वो मेजर, लेकिन अभी तो तकरीबन तो 3.5-4 महीने का वक्त है इलेक्शन में। तो इतने लंबा टाइम इलेक्शन लड़ना, ना अखराजात के मुतहम्मल हो सकते हैं, ना वैसे इतना लंबा इलेक्शन प्रोसेस हो सकता है। लिहाजा इलेक्शन की जो डेट आ जाएगी, शेड्यूल आ जाएगा, तो फिर इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो जाएगी, बट प्रोसेस अभी शुरू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, आप हमारे साथ हैं। हबीब साहब, कमर जमान कायरा साहब बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहे थे, खास तौर पर नून लीग से मुतालिक जब वो बात कर रहे थे, इसकी क्या आपको वजह नजर आ रही है? देखिए, एक तो ये है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम, ये सब लोग इत्तेहादी थे और ये बात हम सब की याददाश्तों में मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कि कोई डिस्टेंट पास्ट का ये मामला है, कई साल, लेकिन बिलावल तो उसके बाद बड़ी तल्ख बातें भी कर चुके हैं। एक बार हो चुकी, पॉलिटिकल पार्टीज में यही चलता रहता है। और बिलखुसूस अगर आप 2006 से ऑनवर्ड देखें, जब से मीसाक़े जमहूरियत साइन हुआ है, तो सिर्फ 1-2 दफा ऐसा हुआ है कि बात एतदाल से बड़ी है। वो जब शहबाज शरीफ साहब की फेमस स्टेटमेंट के पेट फाड़ेंगे, सड़क पे घसीटेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने कहा था, और बाद में आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मजलिस में उन्हें कहा कि अच्छा सड़क पे घसीटेंगे, पेट फाड़ेंगे, तो उस पे उन्होंने हंस के एक माजरत खाना अंदाज, एक माजरत भी की थी उनके साथ। तो लिहाजा ये बात के इन दोनों के दरमियान आप उस तरह की सूरत हाल नहीं देखी जैसे PTI या PMLN के दरमियान है। तो
ये 2006 के बाद इसमें काफी नरमी आ चुकी है। और ये इंतखाबात जब करीब आएंगे तब भी हम ऐसी कोई सूरत हाल नहीं देखेंगे। जब जैसे इंतखाबात करीब आएंगे तो वो जगह, कोई ऐसी जगह जहां पर इन दोनों को लगेगा कि इन दोनों का कैंडिडेट किसी एग्रेशन से जीत सकता है, तो वहां पे एग्रेसिव हो भी जाएंगे। और फिर दूसरा इसमें बकदरे जरूरत एग्रेशन को इस्तेमाल किया जाएगा। और अहम तरीन हिस्सा जो है, मेरा ख्याल है कि आपको वो समझना चाहिए कि अभी जनाब आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी को हतमी रिपोर्ट नहीं दी कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हल करने के लिए पार्टी ने उन्हें इख्तियार दे रखा है या उन पर जिम्मेदारी डाली है। तो ना उस इख्तियार के हवाले से अभी तक कोई जवाब दिया है, ना जिम्मेदारी की तफसील से आगाह किया है, यानी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है या रास्ते में क्या रुकावटें हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, आप देखेंगे रास्ते में। अच्छा, आप कायरा साहब से भी ये सवाल कर रहे थे, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। मौलाना साहब जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब से हिमायत मांग रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी से भी वो रुजू कर सकते हैं इस मामले पर? ये जो इलेक्शन डिले हुआ है ना, ये जो 90 दिन के अंदर होने की बजाय ये इलेक्शन आगे चला गया है, इसकी प्रोपोनेंट, इसकी एग्जीक्यूशनर यानी इसकी तजवीज़ कुनिंदा, फिर इस पर अमल कुनिंदा, ये काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मर्जी थी कि इलेक्शन आगे जाए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मर्जी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला सिंध ने बाकायदा तौर पर मर्दमशुमारी के हवाले से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वोट दिया था कि जनाब ठीक है, इसको हम नोटिफाई कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इलेक्शन में समहाउ मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये बरबनाए इत्तला कि इलेक्शन कब होना है को थोड़ा सा आगे हो सकता है, या उससे मजीद आगे हो सकता है। अच्छा, इसका इख्तियार आज की तारीख तक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। ठीक है, पीपल्स पार्टी को हिमायत करनी होगी इस पर। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इरफान कादर साहब से, और बात हम करेंगे कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का इफेक्ट नवाज शरीफ साहब की नाअहली के मामले पर भी होता है या नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले को सराहते हुए ये कहा है कि अदलिया ने पार्लियामान की कानून साजी की ताकत को तस्लीम किया है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ और दीगर जो नाअहल थे वो अहल हो गए हैं। पार्लियामान का बनाया हुआ कानून जो है उसकी इज्जत अफजाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। या नवाज शरीफ साहब के मामले में ये अपील इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं थी कि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आने के बाद, और वो अनचैलेंज है, आज वो राजुल वक्त कानून है, उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो खत्म हो गई। उस हवाले से वो क्वालिफाइड है। बाकी जो केसेस हैं उनके नैब से मुतल्लिका, वो जब कोर्ट में आएंगे तो अपने मेरिट्स पे डिसाइड हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज़ के फैसले के बाद नवाज शरीफ को अपनी सज़ा के खिलाफ नजर सानी अपील दायर करने का हक तो नहीं मिला, लेकिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बिल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो अब एक्ट बन चुका है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी चूँकि हज पर गए थे और इसी बायस कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने 27 जून 2023 को इस पर दस्तखत किए थे। और अब इसी हवाले से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब नाअहल नहीं रहे। क्या वाकई ऐसा है और कैसे कोई और भी होगा, इसी पर हम बात करेंगे। माहिर कानून इरफान कादर साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इरफान कादर साहब, ये जो कहा जा रहा है कि ये जो कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, इससे नवाज शरीफ साहब के नाअहल होने या अहल होने के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? नहीं, वो एक तो ये ठीक कहा है इन्होंने, ये जो साबका लॉ मिनिस्टर है आज़म नज़ीर तारड़, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था ताहयात नाअहली का, तो आइन में तो ताहयात नाअहली का लिखा ही नहीं हुआ। आइन में जो नाअहली है वो तो मैक्सिमम एक टर्म की है, 5 साल की है, ताहयात नाअहली तो हो ही नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दी थी, इन अ वे उन्होंने लेजिस्लेशन कर दी थी जो कि वो नहीं कर सकते, आइन में एक तब्दीली ले आए थे, तो लिहाजा पार्लियामान ने उसकी वजाहत कर दी और कह दिया कि ये नाअहली 5 साल से तो किसी तरह ज्यादा नहीं हो सकती। तो लिहाजा वो 5 साल जो है मियां नवाज शरीफ को अगर वो नाअहली 5 साल की लगाएं आप, तो 5 साल उनके पूरे हो गए हैं। जहांगीर तरीन साहब के भी 5 साल पूरे हो गए, तो वो दोनों अब अहल हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकें। तो जहां तक इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक है उसमें तो ये अब रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन जो एक राइट ऑफ अपील उनको मिली थी, जो एक स्टिग्मा अटैच था उस ताहयात नाअहली पे कि वो बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो वाली बात जो थी,
और उसमें फिर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट सारे आए थे, तो वो जो जजेस का फैसला 8-7 से हुआ कि माजी की जो फैसले हैं, माजी के फैसलों को आप टच नहीं कर सकते, मेरे नज़दीक वो फैसला बिल्कुल गलत है। उसके खिलाफ भी रिव्यू आएगा और रिव्यू में मुझे पूरा यकीन है कि वो सेट असाइड हो जाएगा, और जैसे ही सेट असाइड होगा तो अच्छा, पनामा केस जो है पूरे का पूरा अपील में रीओपन होगा। वैसे तो रिव्यू में भी रीओपन हो सकता है, अच्छा, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के वापस आने से उस दौरान में जो बेंचेस बनाए गए थे जिसके के तहत सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट को खत्म किया गया था, वो जो खत्म किया गया था अपनी मर्जी का बेंच बना के, वो भी फैसला नल एंड वॉइड हो गया, और नवाज शरीफ साहब को एक मीनिंगफुल रिव्यू का भी रास्ता अब दे दिया है उस कानून ने। वो रिव्यू भी कर सकते हैं उस कानून के तहत, बिकॉज अच्छा, वो बेंच जो है वो इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड था। अब वो क्लियर हो गया है प्रैक्टिस एंड, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका था, और उसके बावजूद ये बेंच जो है उन्होंने उसको सस्पेंड करके, तो वो जो साबका चीफ जस्टिस है अपनी मर्जी के जजेस को बिठा के एक फैसला दिया था, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इरफान अच्छा। कादिर साहब, ये अब कैसे हो सकेगा, क्योंकि जो शॉर्ट ऑर्डर सामने आया है उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो साबका बेंचेस थे वो कलअदम करार पाएंगे या वो इस लॉ के अगेंस्ट करार पाएंगे। ये तो केस टू केस अब जब मामले आएंगे तो जी। उसमें ये क्लियर हो जाएगा। देखे ना, ये जो कानून जो है ये अप्रैल से लागू हो गया था, नाफुजुल अमल हो गया था। जी। अप्रैल 2023 से ये एक राइजुल वक्त कानून बन चुका था। ठीक, लिहाजा जितने भी बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं वो गैर कानूनी तौर पे हुए हैं, वो जजेस ने मिसकॉन्डक्ट किया है, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को होस्टेज बनाया, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को होस्टेज बनाया, उन्होंने पार्लिमान के साथ फ्रिक्शन क्रिएट की, जबकि पार्लिमान इस कानून बना के तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना चाह रहा था, वो पार्लिमान को भी गिरा रहे थे और वो सुप्रीम कोर्ट को भी गिरा रहे थे। वो तो एक किस्म का कू कर रहे थे पाकिस्तान में। ये बड़ी सीरियस चीज उन्होंने की है। इरफान कादिर साहब, जिस तरह आप बात करें इससे तो नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। कोई पंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा। अच्छा, ये इजाजत नहीं दी जा सकती है ये चीफ जस्टिस को कि अपनी मर्जी के ये बेंचेस बना के तो 3-4 हम ख्याल लोगों को मिला के जो मर्जी फैसले दे दें। ये तो यूजरपेशन ऑफ पावर है, ये यूजरपर्स थे ये जो जजेस हैं। चलिए, अच्छा, ये तो मामला हुआ कानून का, लेकिन 21 अप्रैल को अगर हम इसकी तारीख मान लें कि 21 अप्रैल को ये कानून के तौर पर वजूद रखता था, तो इलेक्शन का फैसला, तो जो पंजाब में इलेक्शन का फैसला था वो तो इससे पहले था, तो फिर इसका मतलब है जो पहले वाला फैसला है उस पर अमल दरामद ना करने की वजह से तो शहबाज शरीफ साहब या इसहाक डार साहब या किसी और के खिलाफ तो बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। इसहाक डार साहब के खिलाफ किस बात पे तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि इलेक्शन नहीं करवाया ना पंजाब में। बिल्कुल ठीक किया है, मेरे खिलाफ भी करें। मैं तो कह रहा हूँ वो इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है। अच्छा किया नहीं कराया उन्होंने, अच्छा, कराना ही नहीं चाहिए था। अच्छा। मैं तो बल्कि अगर उस वक्त होता अटर्नी जनरल तो मैंने तो खड़े होकर कोर्ट के सामने कह देना था कि आप नहीं कर सकते। मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने कई दफा मैंने अटर्नी जनरल जी, और बिल्कुल। दूसरे बेंचेस के सामने खड़े होकर कहा है कि आपका ये ऑर्डर जो है ये आइन की फलानी शिक से मुतसादम है, इस पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे, और हमने फिर नहीं किया। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, और बेंच से ये कहा गया आज के अटॉर्नी जनरल को कि आप जाहिर ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि आपने अदालत में पेश होना है। आपकी मिसाल को फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। मेरे पे बड़ा फजल है, मुझे तो बड़े बड़े अच्छे लोग आते हैं आके मेरे से मशवरे करते हैं, तो अल्लाह का बड़ा फजल है। मैंने हमेशा सच बात की है और मैं इस चीज से नहीं घबराता। रोजी रोटी जो है वो तो अल्लाह के हाथ में है। अच्छा इरफान कादिर साहब, अब आप जरा ये बताइए कि स्पेसिफिकली हमें जरा समझाइए। आपने एक खुली बात तो कर दी है कि अब नवाज शरीफ साहब, उनकी हैसियत ऐसी है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनको जो गैर सादिक और गैर अमीन करार दिया गया था उसको फाइनलिटी मिल चुकी है। वो जो डिक्लेरेशन है वो हतमी नूयत का इख्तियार हो चुका है। अच्छा, ऐसा शख्स क्या वजीर आजम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बता यही तो है कि वो जो ना एली जो थोड़ी देर के लिए अगर मान भी ले कि सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी तो उसकी मुद्दत 5 साल है, तो क्यों नहीं वजीर आजम बन सकता? यही तो कानून है जो पार्लियामान का आया है जिसमें वजाहत की गई है। दूसरी बात ये है कि ये जो ऑर्डर था वैसे भी वॉइड अब इनिशियो था। इसलिए वॉइड अब इनिशियो था कि
किसी पार्लियामेंटेरियन को नाअहल करार देना सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं ये कर सकती। उसका तरीकाकार तो ये है कि कौमी असेंबली के जो स्पीकर हैं वो मामला भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकती है। आर्टिकल 62, 63 पढ़ के देख लें आप। ये सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है? इन्होंने इतने वजीर आजम निकाल दिए, इतने पार्लियामेंटेरियंस निकाल दिए। ये सारे फैसले गलत हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। और जो भी नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, जो भी जजेस मौजूदा हैं, उन्होंने आइन का ओथ उठाया हुआ है कि वो आइन की पासदारी करेंगे, और अगर आइन की पासदारी उन्होंने करनी है तो इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं उनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये कैसे आप कह सकते हैं? सारे जजों ने जब आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है और आप साबिक चीफ जस्टिस या उनके साथ बैठने वाले जजेस के बारे में इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि आप उन्होंने पावर यूजर्व करने की कोशिश की, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। हल्फ तो उन्होंने भी उठाया हुआ है। नहीं, पावर यूजर्व किया है ना इन्होंने। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को सस्पेंड करके और उस दौरान में अपनी मर्जी के बेंचेस बना के, इससे और क्या होती है पावर यूजरपेशन? सारे मुल्क को आगे लगा दिया था इन्होंने। यानी आप लोग सवाल कर रहे हैं कि जी इसाक डार साहब को क्यों नहीं उन्होंने कंटेम्प्ट लगा दी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों नहीं कंटेम्प्ट लगा दी? ये सवाल होने चाहिए थे इस तरह के। तो अब आप क्या समझते हैं इरफान कादर साहब, अब क्या चेंज आएगा? अब अदलिया की साख में क्या चेंज आएगा? क्या अदलिया की साख बेहतर होगी इस फैसले के बाद? बहुत बेहतर होगी, अदलिया की साख बहुत बेहतर होगी, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है काजी फायज ईसा, उन्होंने ये तय कर दिया है इस फैसले में दूसरे जजेस के बशमूल तमाम बाकी जजेस के मशावरत के साथ अब फैसले होंगे। अब अपनी मर्जी के बेंचेस वन मैन शो नहीं होगा। जुडिशियल एक्टिविज्म का भी खात्मा होगा जी, जुडिशियल एक्टिविज्म का भी खात्मा होगा। ये एक्टिविज्म नहीं है, प्लीज। एक्टिविज्म तो बुरी चीज नहीं है। ये तो नहीं, जो पिछले चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगते रहे हैं कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म करते रहे। पिछले चीफ साकिब निसार जो था वो ओवर रीच कर रहा था। अच्छा, उससे पहले भी वो जवाद ख्वाजा ने ओवर रीच की, फिर चौधरी साहब ने ओवर रीच की। ये सारे ओवर रीच के शिकार हो चुके हुए थे। तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि ये जो था ये सही तरीके से वो इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे थे। वो नहीं कर रहे थे सही तरीके से इख्तियारात का। इरफान साहब, अब अगर इस फैसले के खिलाफ रिव्यू होता है तो क्या अगेन फिर सारे 15 जजेस को बैठना पड़ेगा और फिर उसके बाद रिव्यू होगा? इसमें 15 बैठेंगे, लेकिन उसमें दो जजेस ऐसे हैं जो कि आपस में रिश्तेदार हैं, जो कि मुझे कल पता चला है। अच्छा, वो कौन से? और वो एक ही तरफ फैसले देते हैं। उनको नहीं बैठना पड़ेगा, उनको खुद ही चाहिए कि इस बेंच से उठ जाए। वो कौन से जजेस हैं? वो कराची के हैं, मुझे उनके नाम इतने नहीं इस वक्त याद। अच्छा, कराची के 2 जजेस हैं जो कि अभी रिसेंटली आए थे। जनरली उनकी लोग तारीफ भी करते हैं। अच्छा। उनका फैसला 2 जगह पर उन्होंने सही फैसला भी दिया है, लेकिन वो दोनों जो है वो आपस में रिलेटेड है और वो एक ही तरफ फैसला करते हैं दोनों। अच्छा, तो आपके ख्याल में फिर ये 13 के पास रिव्यू जाएगा? क्योंकि कानून तो कहता है कि ज्यादा के पास रिव्यू जाना चाहिए। सुने ना, 13 के पास जाएगा तो 7-6 से ये फैसला रिव्यू हो जाएगा। अच्छा, और आप और क्या पीएमएलएन इसमें फरीक बन सकती है इस वक्त? इसमें हर वो शख्स बन सकता है जो समझता है कि पाकिस्तान के आइन को वायलेट किया गया है ये फैसला दे के 8 जजेस में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी बता दें जाते जाते कि कुछ लोग ये कह रहे हैं पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को तो तस्लीम कर लिया गया, लेकिन एक विंडो ओपन कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात को लेकर पार्लियामेंट जब चाहे जो मर्जी चाहे कानून साजी कर सकती है। बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, सुप्रीम पार्लियामेंट ने ऐसे किया ही नहीं है। उन्होंने तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया है। एक फर्द वाहिद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ा था, उन्होंने उसको अपनी जगह पे कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया। तो ये कहना कि जी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गई है, ये सोच गलत है। ये जिन जजेस ने ये बात की है, मैं समझता हूँ कि या तो उनकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, और या फिर वो अपने सरमाइज और कंजेक्चर में जाके उन्होंने इस तरह की बात की है। हालांकि पार्लियामेंट ने हरगिज़ सुप्रीम कोर्ट को कमजोर नहीं किया, हरगिज़ सुप्रीम कोर्ट में इंक्रोचमेंट नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया है एज अगेंस्ट वन इंडिविजुअल जो कि चीफ जस्टिस था, जिसके बारे में एक जज ने लिख दिया मास्टर ऑफ द रोस्टर। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये गलत चीज थी बिल्कुल। आइन में कोई ये लफ्ज नहीं है
मास्टर ऑफ द रोस्टर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, इरफान कादिर साहब जो बात करें कि रिव्यू जो है, अपील जो है इस फैसले के हवाले से, वो 13 जजेस के सामने, देखिए वो तो उन 2 जजेस की गालिबन कोई रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं और दोनों एक से फैसले देते हैं। ये बात पॉलिटिकली तो ठीक हो सकती है कि उनकी रिश्तेदारी है और दोनों एक से फैसले देते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक से फैसले देना कोई जज के ऊपर कोई कदगन नहीं होती। हालांकि वो खुद भी कह चुके हैं उनके काफी फैसले अच्छे भी हैं। और फिर आप खुद ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे देखें ना, बहुत से लोगों ने एक जैसा फैसला दिया है, तो क्या इस पे कहा जाए, इससे ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि इनकी आपस में रिश्तेदारी है, या ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि किसी डिजाइन के तहत ये इकट्ठे देते हैं फैसले, और किसी भी जज के फैसले पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, एक तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए हमें। जहां तक रिव्यू का ताल्लुक है, तो रिव्यू में अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अगर हम देख लें, तो उसके तहत उस्मा आप वकील तो बदल सकते हैं, ये नहीं हो सकता कि जज बदले जाए। अच्छा जी, जजेस जो हैं वो उसी सूरत में बदले जा सकते हैं कि जैसे कोई रिटायर हो जाए, ठीक है, और उसकी जगह एक नया जज आ जाए। तो लेकिन बेंच जो है उसका जो साइज है उसमें आप कमी करना बहुत मुश्किल होगा, लिहाजा उसके यानी जो रिव्यू जब जाएगा तो उसके लिए भी फुल कोर्ट को ही बैठना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और लेकिन गुज़श्ता रोज आपने हबीब साहब कहा था कि फुल कोर्ट से थोड़े ज्यादा जजेस को बैठना पड़ेगा। थोड़े से ज्यादा जजेस रिव्यू के लिए नहीं, वो अपील के लिए, अपील के लिए जी, वो अपील। ठीक है, रिव्यू तो है कि बिल्कुल ऑन द सरफेस जो है ना, कोई उसमें नया आर्गुमेंट कुछ नहीं होगा, तो उसमें सिर्फ वकील तब्दील करने की इजाजत है। तो अगर उसमें वकील तब्दील किए जा सके तो वो तो रिव्यू जा सकता है, लेकिन उसमें नया आर्गुमेंट आना, मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जज ईसा भी इतना लिवरेज नहीं देंगे। ठीक है, एक ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, मुफाहमत के हवाले से जो कोशिशें चल रही हैं वो कहाँ तक पहुँची। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐवान सदर में सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी से सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुर्रानी ने हाल ही में एक और मुलाकात की और ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के सियासी मुस्तकबिल और आम इंतखाबात में PTI समेत तमाम सियासी जमातों के हिस्सा लेने के हवाले से गुफ्तगू हुई। इसके अलावा अहम पैगाम रसां के हवाले से भी इस मुलाकात में गुफ्तगू की गई। हबीब साहब, ये जो हम देख रहे हैं कोशिशें मुफाहमत के हवाले से चल रही हैं, इससे PTI की मुश्किल कुछ आसान हो गई? देखिए, जब कोशिशें शुरू होती हैं तो मुश्किलात आसान होती हुई नजर भी आनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। PTI के लिए कम से कम कहीं कोई आसानी की फिजा बनती हुई नजर नहीं आ रही। बल्कि मैं आपको एक बता दूं कि अभी मेरी मालूमात के मुताबिक तो जो PTI के जो लोगों के ऊपर क्रैकडाउन की कैफियत है या उनसे कुछ चीजें बरामद करने का मामला है, वो तो मुसलसल आगे बढ़ रहा है। अच्छा। अब आपने बहुत सुना होगा कि मुराद सईद साहब का एक लैपटॉप है जिसको ढूंढने के चक्कर में पूरा मुल्क खंगाला जा रहा था। खबर यह है कि वो लैपटॉप मिल गया। अच्छा जी, कहाँ से मिल गया वो लैपटॉप? कोहाट से। अच्छा जी, तो मुराद सईद साहब भी मिले हैं या खाली अभी तक लैपटॉप ही मिला है? मेरी इत्तला के मुताबिक अभी सिर्फ लैपटॉप मिला है। अच्छा। और लैपटॉप में बहुत सारी चीजें खंगाली गई हैं जब लैपटॉप को खोला गया। अच्छा। तो लैपटॉप खोलने का मतलब ऐसे खोलना नहीं है। नहीं। लैपटॉप के अंदर लैपटॉप को खोलने का आपको पता है कि काफी कॉम्प्लेक्स मामला है। तो उसके अंदर से कुछ लेन देन की चीजें पता चली हैं कि कुछ ऐसी चीजें थी जैसे मुराद सईद साहब जो हैं वो अपनी हुकूमत के जाने के बाद एक जो उसमें से डॉक्यूमेंट मिली है उनसे ऐसा लगता है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, वो जाहिर है जब डॉक्यूमेंट से जब कन्फ्रंटेशन होती है, यानी मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखी है, जब आप मैं मेरे सामने पेश करूं तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो लेकिन उस डॉक्यूमेंट से अलल हाल ये महसूस होता है कि जैसे बाहर से कुछ पैसे जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे थे उन्होंने कुछ पैसे किसी चैरिटी के लिए भेजे मुराद सईद साहब को, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, और वो पैसे फिर पार्टी फंड में इस्तेमाल हुए। अच्छा। तो उससे ऐसा गुमान गुजरता है। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये अभी ये तो चीज मुराद सईद साहब के सामने रखी जाए तो फिर उनसे पूछा जाए ना, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेकिन अभी जो इब्तदाई उससे जो तासुर बनता है वो कुछ इस किस्म का है। और भी उसमें कुछ चीजें हैं, वो जो फेमस लैपटॉप है उसमें कई जो इंफॉर्मेशंस हैं वो भी सामने आएंगी। अच्छा। कुछ ऐसी हैं शायद जो कभी भी ना सामने आए, कुछ ऐसी हैं जो थोड़े दिन बाद सामने आना शुरू हो जाए। खैर, तो इसका मतलब ये है कि PTI के ऊपर जो एक क्लैंप डाउन की कैफियत है वो तो खत्म नहीं हुई, मुश्किल आसान होती नजर नहीं आ रही। उनकी भी मुश्किल आसान होती नजर नहीं आ रही। लेकिन ये आपको बता दूं कि अब उनकी मुश्किल अब से कुछ
दिनों में उनकी मुश्किल केपी की हद तक आसान हो जाएगी। अच्छा चंद अफराद को छोड़ के अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करने का कुछ माहौल बन जाए, इलेक्शन में भी। इलेक्शन में भी। अच्छा। और इलेक्शन में वहाँ पर जो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हो रही है तमाम लोगों की, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की, जी वो ये है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ काम करने की इजाजत देनी चाहिए, और अगर वो विन करती है, जिसके काफी इम्कानात जी। इलेक्शन में, और यही तो परेशानी है मौलाना साहब को, फिर हुकूमत भी मिल जाए। अब आप मौलाना फजल रहमान की परेशानी को इस फैक्ट से जोड़ कर देखें तो आपको पता चलता है कि शायद मौलाना की खुशी भी इसी में है कि थोड़ा सा वक्त भी मिल जाए, हुकूमत भी यानी मिल जाए, निगरानी सही, निगरानी सही। नहीं, निगरान नहीं, मौलाना की हुकूमत जो इस वक्त वहां पे मौजूद है वो किसी भी मुंतखब हुकूमत से ज्यादा तगड़ी है। जिस अंदाज में वहां पे काम चल रहा है मौलाना ने, तो हम अपने प्रोग्राम में हमारे रिपोर्टर्स हमें इस हवाले से काफी बता चुके हैं, वहां काम चल रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए मौलाना चाहते हैं कि इस हुकूमत को थोड़ा तूल भी मिल जाए, और इस तूल में थोड़े जो रकीब हैं उनको भी जरा दबाया जाए। तो रकीब उनकी पता है आपको। अच्छा, पीटीआई की मुश्किल का तो आपने बता दिया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात के बारे में क्या? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सामने दो रास्ते हैं। अच्छा, बड़े सादा से, बिल्कुल सादा सा रास्ता। एक ये है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाए। अगर वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, यही प्रपोजल लेके शायद ये बात चल रही है, ये बात गई है, बाज़ लोग कहते हैं, ठीक है, अभी तक उनके सामने किसी ने कहा हो, ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं। ये कहा जा रहा है कि इस नेक्स्ट वीक में शायद उन तक ये प्रपोजल पहुंचा दिया जाएगा। जितने भी जो लोग हैं जिनसे इस प्रपोजल पे बात हुई है, मेरी मालूमात के मुताबिक उन सब ने कहा कि भाई या तो हम ये बात कर ही नहीं सकते उनसे, और दूसरी है उन्होंने कहा कि इसको तो ये तो ऑफ द टेबल है, इस पे बात ही नहीं हो सकती, ही इज अराउंड, ठीक, तो ये बात नहीं हो सकती। तो लिहाजा एक तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है अभी तक इस पे कोई कंक्रीट काम आगे नहीं बढ़ा। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद रियलाइज किया है, या आप यूं कहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उसे कहा बीच में इंटरलोक्यूटर्स जो होते हैं उन्होंने कहा भी होगा, तो आप उनकी तरफ से जो विशेष बाज जो सरगर्म कारकुन एक विशेष से कमेंट करते थे, वो उसमें आप देख रही है कुछ कमी आई है। तो इसकी क्या रीजन है? आप कह रही थी कि क्लोजिंग का वक्त, जी क्लोजिंग का वक्त। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।